नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार चल क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, जापान और चीन में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपको विस्फोट में दिखाने वाले हैं। सबसे पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर ये कि ईरान से जंग के दौरान ट्रंप को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और ये जो उन्होंने यूएस कांग्रेस में रिपोर्ट लगाई थी उससे भी साबित हुआ है। उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि ट्रंप घरेलू स्तर पर भी अब गिरते जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के सर्वे में यह दावा किया गया है कि ईरान पर हमले अमेरिका के लिए एक बड़ी भूल रहे हैं। ज्यादातर अमेरिकियों की राय है कि ट्रंप ईरान पर काबू नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको इस सर्वे के माध्यम से सामने आई अमेरिकी लोगों की राय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के शासन में। दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में मिडिल ईस्ट में भारी जंग हुई, फिर सीजफायर भी हो गया, लेकिन अब हालात हैं कि समझौता कराने की कोशिशें चल रही हैं। इन सब के बीच में एक बार फिर से दोनों ओर से तोपों का मुंह खुल गया है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक किए हैं। अमेरिका ने ईरान के अहम सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया, तो वहीं ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमले की बात स्वीकार कर ली है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ये झड़प समझौते की उम्मीदों को तो नहीं जला डालेगी। इस बारे में आज हम आपको डिटेल्ड रिपोर्ट समझाएंगे। तीसरी खबर, मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम और अब जाकर के हॉर्मुज बन गया है। हॉर्मुज पर ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया के कई देशों की एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से थम गई। दुनिया टेंशन में है। हालांकि अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी शुरू कर दी, लेकिन वो भी कुछ खास कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है। इन सब के बीच में हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव फैल गया। हालांकि ईरान की ओर से एक राहत भरी खबर तो आई, लेकिन वो संकेत भी क्या हकीकत बन पाएंगे, आज हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम खबर। तो खबर यह है कि यूएस ईरान समझौते से जुड़ी हुई ईरानी मीडिया ने जो रिपोर्ट दिखाई उसे यूएस ने खारिज कर दिया। अब उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट दिखाई गई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रिपोर्ट दिखाई गई उनकी तरफ से कि ईरानी मीडिया ने कहा कि समझौता हो चुका है और उसकी रूपरेखा भी बनकर के तैयार हो गई है। समझौते पर बातचीत आगे बढ़ने का दावा ईरानी मीडिया की तरफ से कर दिया गया, लेकिन व्हाइट हाउस ने समझौते पर सहमति नहीं बनने के संकेत दे दिए हैं। अब ये रैपिड रिस्पांस 47 क्या लिख रहा है? दिस रिपोर्ट्स फ्रॉम इरानियन कंट्रोल मीडिया इज नॉट ट्रू एंड द एमओयू दे रिलीज्ड is a complete fabrication. Nobody should believe what Iranian state media is putting out. Facts matter. ये जो बड़े शब्द उनकी तरफ से लिखे गए हैं कैपिटल लेटर में, उसे समझिएगा जरा। फैक्ट्स मैटर कि आखिरकार सच क्या है, आखिरकार फैक्ट क्या है, वो सबसे ज्यादा अहम है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर इस दावे को खारिज कर दिया गया है कि ईरानी मीडिया ये जो कह रही है कि समझौते पर बातचीत बन गई है। ईरानी मीडिया ने यहां तक दावा कर दिया था कि हॉर्मुज बस अब खुलने वाला है। व्हाइट हाउस को सामने आकर के एक बार फिर से इन खबरों का खंडन करना पड़ा है। हालांकि ईरानी मीडिया का ये कहना है कि उन्होंने जो ये खबर चलाई थी वो रॉयटर्स के हवाले से चलाई थी और इस युद्ध में रॉयटर्स की खबरें सबसे ज्यादा गलत साबित हो रही हैं। आपको याद होगा इस्लामाबाद मीट पहली बार जब हुई थी तब भी यही कहा गया था रॉयटर्स के हवाले से कि बातचीत बन गई है। इस बार भी जब ऐसा कहा गया तो ईरानी मीडिया ने उसे चला दिया और इस बार भी व्हाइट हाउस को बाहर आकर के इस खबर का खंडन करना पड़ा है। वहीं एक और खबर है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इस युद्ध में हर दिन नए परिवर्तन हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक कर दिया है और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर है। ये पिछले 3 दिन से लगातार अटैक हो रहे हैं। 72 घंटे में दूसरी बार ये अटैक हुआ है। यूएस का ईरान के सैन्य अड्डों पर हमले का दावा है। यूएस ने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ, हमने अटैक किया है। अमेरिका ने हमले को सेल्फ डिफेंस करार दिया है। उसके पहले भी उन्होंने यही कहा था। ईरान के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा भी अमेरिका की तरफ से कर दिया गया। अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है, वो कह रहा है कि किया है हमने अटैक, सेल्फ डिफेंस में ये अटैक किया है। लेकिन ये सेल्फ डिफेंस कौन सा था वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अमेरिका का ये कहना था कि एक बार फिर से हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने का काम ईरान ने शुरू कर दिया है, इसलिए वहां पर आईआरजीसी की जो भी बोट्स थी हमने उसे मार गिराया है। इन सब के बीच में ईरान की तरफ से MQ-9 रीपर ड्रोन F-15A को भी मार गिराया गया था, जैसा हमने आपको कल विस्फोट की खबरों में बताया था। लेकिन अब अमेरिका इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हमने हमले किए और उसने एक बार फिर से आगे बढ़ के हमला कर दिया सेल्फ डिफेंस का नाम दे करके, और उसके साथ साथ इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हमने ड्रोन ईरान के मार गिराए हैं। यानी सीज फायर के बीच में अगर ये रस्साकसी और ज्यादा बढ़ गई तो युद्ध का मोर्चा कभी भी खुल सकता है। बातचीत कतर की राजधानी दोहा में भले
टेबल सजा करके बुला दी गई है। लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा अगर इसी तरीके से हमले होते रहे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सीज फायर होने के बावजूद कई दिन तक हमले होते रहते हैं, लेकिन ये स्थिति उससे उलट है। इस सीज फायर की घोषणा की एक लंबा वक्त बीत चुका है। वहीं अमेरिका का ईरान पर जो अटैक देखने को मिला 72 घंटे में दूसरी बार, उस पर ईरान ने भी पलटवार किया। उन्होंने ये कहा अमेरिका के हमलों का ईरान ने जवाब दे दिया है। यही जवाब उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने जाकर के कुवैत पर हमला कर दिया, यूएस सैन्य बेस पर। ईरान ने वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं कि ठीक है, अगर हमारे यहाँ हमला करोगे तो हम सीधे अमेरिका आकर के तो हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बनाए हुए हैं वहां पर हम जरूर से हमला करने वाले हैं। और अब कुवैत के यूएस सैन्य बेस का हाल उन्होंने खराब कर दिया है। आलम यह हो गया है कि कुवैत में जगह जगह पर अब सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन ईरान की वो कुवैत के यूएस सैन्य बेस को छोड़ करके कभी भी कहीं पर भी गिर सकती है, बरस सकती है। ये स्थिति अमेरिका ने खराब करनी शुरू की है। हालांकि उसने सेल्फ डिफेंस इसे करार दिया। हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने का काम किया जा रहा था, ये उसने कहा, लेकिन आईआरजीसी और ईरानी सेना को इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें बस इतना पता है कि हमारे ऊपर हमला किया है, रिटेलिएशन तो हम करेंगे। और रिटेलिएशन के तौर पर कुवैत में जाकर के उन्होंने यूएस के सैन्य बेस पर हमला कर दिया है। यूएस के सैन्य बेस जितने भी अरब कंट्री में बने हुए हैं सबका हाल खराब कर दिया गया है। हर जगह बस एक ही चीज नजर आती है कि वहां का यूएस सैन्य बेस अब फिर से डेवलपमेंट मांग रहा है। वहां के सैन्य बेस सीधे तौर पर उजाड़ नजर आ रहे हैं। वही अमेरिकी हमलों पर आईआरजीसी का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है आईआरजीसी ने, वो मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका ने एक बार फिर से अटैक किया है। आईआरजीसी ने ये जानकारी दी। बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ये हमला हुआ। आईआरजीसी ने बता दिया अमेरिकी हमलों में बंदर अब्बास एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। अब बंदर अब्बास एयरपोर्ट को अगर निशाना बनाया गया है, वैसे ये बंदर अब्बास पोर्ट है जहां पर उसे निशाना बनाया गया है, क्योंकि वहीं पर सारी जहाज उनके थे और इन्हीं जहाजों को लेकर के ये कहा गया कि वहां से हॉर्मुज में बारूद बिछाने का काम चल रहा है, इसलिए हम ये हमला कर रहे हैं। ये हमारा सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि अमेरिका भी तो नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। अब ऐसे में आईआरजीसी ने स्वीकार कर लिया, दुनिया भर को बता दिया कि बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला कर दिया गया है और ये हमला अमेरिका ने किया। अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है, आईआरजीसी भी मान चुकी है। तो ऐसे में सिर्फ वक्त रिटेलिएशन का है, क्योंकि अगर 72 घंटे के भीतर 2 बड़े हमले कर दिए गए हैं तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और ईरान चुप नहीं बैठा, उसने सीधे जाकर के कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुवैत की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वहां पर सिर्फ सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि तुरंत से तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाए, क्योंकि ये मिसाइल अगर कहीं ऐसी जगह पर गिर गई जहां लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि उन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भेज दिया जाए। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आग धधकती दिख रही है। एक और समझौते की कोशिशें हो रही हैं। मध्यस्थ लगातार दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को प्रस्ताव भी भेज रहे हैं, लेकिन दोनों ही शर्तें एक दूसरे को मंजूर नहीं। इन सब के बीच में एक बार फिर अमेरिकी और ईरानी तोपें गरज उठी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया। अब किसका कितना नुकसान हुआ इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। अरब जगत की जमीन एक बार फिर धधक उठी है। एक बार फिर अमेरिकी और ईरानी जवानों ने एक दूसरे को निशाना बनाया। महज 72 घंटे की अवधि में अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान पर एक बार फिर से हमले किए, जिसमें खतरा बनने वाले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी फौज ने ईरान में बंदर अब्बास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में ईरान का सैन्य ठिकाना अमेरिकी फौज के लिए खतरा बन रहा था,
लिहाजा अमेरिकी सेना ने उस सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त अटैक किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान पर एक बार फिर से जबरदस्त बारूदी बारिश की है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना इस ठिकाने को अमेरिकी सेना के साथ ही कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक के लिए बड़ा खतरा मान रही थी। खबर है कि अमेरिकी सेना ने कई ईरानी ड्रोन को भी बीच में ही मार गिराया। इन ड्रोन्स को भी बड़ा खतरा माना जा रहा था। इसके अलावा एक ऐसे बेस को भी निशाना बनाया गया जो 5वां ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। अमेरिका का तर्क है कि ईरान पर किए गए हमलों का मकसद अमेरिका की हिफाजत था। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूसरी बार हमला किया। यह हमला तब किया गया अमेरिकी सेना ने 4 ईरानी ड्रोन को मार गिराया और ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। इस मामले में IRGC का कहना है कि बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में अमेरिकी सेना ने एक प्रोजेक्टाइल से हमला किया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिकी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। यह अमेरिकी बेस कुवैत में मौजूद है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास बंदरगाह के पास हमला किया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास पर हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और चेतावनी दी कि यदि अमेरिका का आक्रमण जारी रहा तो और भी निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। ईरानी हमलों पर कुवैत की सेना का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों और ड्रोन्स का सामना किया है। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि ये हमले कहां से हुए थे। फिलहाल अमेरिका और ईरानी सेना की ओर से एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों से सवाल ये उठ रहा है कि कहीं समझौते की उम्मीदें खत्म तो नहीं हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ समझौते की प्रक्रिया चल रही है, मध्यस्थ लगातार समझौता करा करके दुनिया को एक और जंग की आग में झुलसने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हमला किया। हालांकि ईरान ने भी इस हमले का माकूल जवाब दे दिया है। अब आपको बताते हुए इस वार पलटवार के बारे में। तो आपको बताते हैं कि 72 घंटे में अमेरिका का ईरान पर यह दूसरा हमला देखने को मिला है और ये बंदर अब्बास के सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ। यूएस का जो ईरान के ड्रोन मार गिराने का दावा है वो सामने आ गया और ड्रोन लॉन्चिंग साइट को भी तबाह करने का दावा किया गया। ईरान का अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले का दावा सामने आ गया और ये कुवैत में किया गया। जो कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस है वहां पर हमले का दावा ईरान ने भी कर दिया। ईरान क्यों पीछे रहेगा अगर उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान में बातचीत चल रही है। डील के लिए दूसरी ओर जंगी तैयारी भी चल रही है। कहते हैं कि जब जब बातचीत हुई है तब तब हमला हुआ है। आपको याद होगा पहले दूसरे दौर की बातचीत बस चलते रही। इधर 27 फरवरी को बातचीत खत्म नहीं हुई, 28 फरवरी को हमला कर दिया गया। तो ये स्थिति बार बार होती है। इससे अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि फिर से अमेरिका हमला कर सकता है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जब जब बातचीत हुई तब तब जंग हुई है। तो अप्रैल 2025 की आपको मीटिंग याद दिलाती हूँ। ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। कब किया ये हमला? जून 2025 में कर दिया। उसके बाद फरवरी 2026 में जिनेवा में यूएस ईरान में शांति वार्ता हुई और अमेरिका ने ईरान पर फिर से 28 फरवरी 2026 को हमला कर दिया। मई 2026 कतर के दोहा में यूएस ईरान में बातचीत हुई। अमेरिका ईरान पर क्या फिर से हमला करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी जो बातचीत चल रही है ये मई 2026 की तारीख है। वहीं सीज फायर के बावजूद इजराइल का एक्शन लगातार लेबनान पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक मोर्चा नहीं है जो कि मिडिल ईस्ट में खुला हुआ है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, हूती
यानी कि हमास, दूसरी तरफ लेबनान, हिजबुल्लाह, गाजा, हर जगह ये युद्ध की आग जला रही है। लेकिन सीज फायर हुआ था लेबनान और इजराइल के बीच में, बावजूद उसके हमले लगातार हो रहे हैं। लेबनान पर आईडीएफ ने एक बड़ा हमला किया। ये साउथ लेबनान के टायर शहर में किया गया है। टायर शहर पूरी तरीके से जलकर के खाक हो चुका है। एयर स्ट्राइक में रिहायशी इमारतों को एक बार फिर से नुकसान पहुंचाया गया। इसकी तस्वीरें जरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा हमला रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया है। ये धुएं का गुबार, आग का गुबार यहाँ पर देखने को सीधे तौर पर मिल जाता है। और ये सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है, टायर शहर में जगह जगह स्थिति यही बनी हुई है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के सामने झुकेगा नहीं, भले ही मौत को गले लगा ले। लेबनान का कहना है कि हम हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इजराइल के साथ तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को वो रोक नहीं पा रहे, इसलिए इजरायली डिफेंस फोर्स बार-बार हिजबुल्लाह को मार गिराने के नाम पर यहां लेबनान में हमले करती रहती है। अब एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बताती हूँ। जो लेबनान पर बार-बार हमले हो रहे हैं, उन सब के बीच में हमलों को लेकर के इजराइल ने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। दावे भी कर दिए जाते हैं इन सब के दौरान। क्या दावा? आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा है। यही तो कह करके हर शहर को उजाड़ दिया गया है। हालांकि टायर शहर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का जो दावा किया गया है, उसमें यह भी बताया गया है कि दक्षिणी इलाके से लोगों को चले जाने का आदेश इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया था, ताकि लोगों को नुकसान ना हो। अब ये हमले की एक और बड़ी तस्वीर आप देखिए। आसमान में आप कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार देख पाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमला कितना ज्यादा भयावह था। अगर ये यहाँ से लोगों को जाने का आदेश दे दिया गया तो हिजबुल्लाह क्यों यहाँ पर रुक करके अपनी जान गंवाने के लिए आतुर हो जाएगा? वो भी इन्हीं के साथ वापस चला गया है। लेकिन इन सब में नुकसान उस जगह का हो गया, वहां पर रहने वाले लोग दर दर भटक रहे हैं। आलम ये हो गया है कि लेबनान में जो हमले किए जा रहे हैं, गाजा में दूसरी तरफ जो हमले किए जा रहे हैं, उसकी वजह से मानवीय संकट बड़े स्तर पर खड़ा हो गया है और ये संकट फिलिस्तीन तक जा पहुंचा है। लोगों के पास खाने के लिए, रहने के लिए ना तो जगह बची है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा हुआ है। इन सब के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ अटैक इसलिए भी करते जा रही है क्योंकि उत्तरी इजराइल का हाल हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसा ही कर रखा है। हिजबुल्लाह सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर चुका है कि वो नहीं झुकने वाला है और वो नहीं झुकेगा, यानी कि इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा और इजराइल इस नुकसान को इसी तरीके से वसूलते रहेगा। ये तो 2023 से चल रहा है। अगर आप सोचेंगे कि ईरान और अमेरिका तो शांत है, फिर ये हमले क्यों? तो ये हमले इसलिए क्योंकि हमास के साथ हिजबुल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ था और हूती भी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे। गाजा में हमले होते हैं, यमन में हमले होते हैं जहां से हूती आते हैं, और लेबनान में हमले होते हैं जहां से हिजबुल्लाह आता है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो किसी भी सिचुएशन में ईरान को झुकाने की कोशिशों में लगे हैं। अमेरिका ने पहले सैन्य ताकत के बल पर ईरान को समझौते की टेबल पर लाने का प्रयास किया। इन सब के बीच में ट्रंप जुबानी तीर के माध्यम से ईरान पर दबाव बनाने की लगातार कोशिशें करते हैं और अब एक बार फिर से ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर के जुबानी तीर छोड़ा है। इस बार उन्होंने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में एक और देश को चेतावनी दे दिया। वो कौन सा देश, क्या चेतावनी, देखिए जरा। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही दोस्तों को धमकी देने लगे हैं। उन्होंने ओमान को उड़ाने की चेतावनी दे दी है। बताया जा रहा है कि ओमान और ईरान के मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिशों की खबर आने के बाद ट्रंप ने ओमान को धमकी दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक साथ ओमान, ईरान, रूस और चीन को ऐसा मैसेज दिया है जिससे पश्चिम एशिया की सियासत और गर्मा गई है। ट्रंप ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल नहीं चलेगा। अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज को संभालने की कोशिश की तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि कोई भी हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं करेगा और अमेरिका इस बात का ख्याल रखेगा। ट्रंप के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है। ओमान बाकी देशों की तरह बर्ताव करेगा वरना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रंप ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को रूस या चीन बेचने के सवाल पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि वो ईरान के संवर्धित यूरेनियम को चीन या रूस भेजने के पक्ष में नहीं है। दरअसल अमेरिका ईरान से संवर्धित यूरेनियम देने की मांग कर रहा है, तो वहीं ईरान ने यूरेनियम को चीन या रूस भेजने को तैयार होने के संकेत दिए हैं। दरअसल खबर आई थी कि ईरान ओमान के साथ मिलकर जहाजों से टोल वसूलने के लिए एक सिस्टम बनाने जा रहा है। इसके जरिए होर्मुज के प्रबंधन और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ओमान को ये नसीहत और ये धमकी इसलिए दी गई है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कुछ दिन पहले ही ओमान की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने मुलाकात के दौरान बहुत सारे मेमोरेंडम भी साइन किए थे। इसलिए ओमान को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि अगर ईरान का साथ दोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा। इसी बीच खबर आपको बताती हूँ कि गाजा में इजरायली सेना का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। मैंने कहा था आपसे कि ये युद्ध 2023 वाला चल रहा है इनका, हमास के साथ, हूतियों के साथ और हिजबुल्लाह H3 के साथ इजरायली इसी तरीके से लड़ रहे हैं। गाजा में इजरायली सेना ने एक बड़ा अटैक किया, हमास के खिलाफ कार्रवाई का उनकी तरफ से दावा किया गया और यह बताया गया कि हमास के 2 आतंकियों पर हमने हमला कर दिया है। गाजा पट्टी की स्थिति भी कुछ ऐसी हो गई है जैसे लेबनान की स्थिति हो गई है। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। पिछले दिनों तो गाजा पट्टी पर एक बड़ा हमला किया गया था, एक छोटा सा क्षेत्र पर, लेकिन उस पर ताबड़तोड़ हमले करके उस पूरी जगह को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पिछले दिनों जो हमला हुआ था उसमें कई महिलाएं और बच्चे भी मारे गए थे और अब एक बार फिर से वैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से गाजा पट्टी का वही हाल किया गया है। हालांकि ये भी दावा किया गया इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कि हमने हमास के 2 आतंकियों पर यह हमला किया था। ये उनका बड़ा दावा जरूर है। हमास से लेकर के हिजबुल्लाह तक नस नस में अपने देश की घुस चुके हैं और इसी वजह से उनके पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल का सीधे सीधे कहना था जब तक हमास हिजबुल्लाह और हूती को खत्म नहीं करेंगे चुपचाप नहीं बैठेंगे, और वही हो रहा है। अब वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। खबर यह है कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका ने एक और एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया है वो जरा जान लेते हैं। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। PGSA जो उनकी तरफ से एक नई अथॉरिटी बनाई गई थी, ईरान ने ये पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई थी जो वहां से निकलने वाले जहाजों को पूरी जानकारी लेकर के गुजरने देगा, उनसे बाकायदा टैक्स वसूल करके। अब ये अमेरिका इतने वक्त तक इंतजार में न जाने क्यों बैठा हुआ था, क्योंकि ये संशय पहले से बना हुआ था कि अमेरिका जिस तरीके से हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठा हुआ है, ऐसे में वो PGSA संस्था पर भी बहुत जल्द रोक लगा देगा। हालांकि हफ्ते भर के इंतजार के बाद अमेरिका ने वैसा ही कर दिया है। एक तरफ अमेरिका बैठा हुआ है नाकेबंदी करके, एक तरफ ईरान बैठा हुआ है नाकेबंदी करके हॉर्मुज में। वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए मुश्किल हो गए। 1500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, 20,000 से ज्यादा क्रू मेंबर फंसा हुआ है। इन सब के बीच में पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA संस्था बना दी गई। ईरान ने कहा कि जो भी जहाज यहां से गुजरेंगे हम उनसे टैक्स भी लेंगे, उसमें क्या सामान जा रहा है इसके बारे में जानकारी भी लेंगे, रूट मैप की जानकारी भी लेंगे और फिर उनको सुरक्षित रास्ता मुहैया भी करवाएंगे। लेकिन अमेरिका को ये रास नहीं आया, क्योंकि इसकी वजह से ईरान की आर्थिकी थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। अमेरिका ने सीधे सीधे इस अथॉरिटी पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अमेरिका की इस पाबंदी से बहुत ज्यादा ईरान का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन दूसरे देशों को इसकी वजह से नुकसान जरूर उठाना होगा। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज। ईरान ने हॉर्मुज पर जो शिकंजा कसा तो दुनिया तड़प उठी है। 20% तेल और गैस की सप्लाई रुक चुकी है। एनर्जी इमरजेंसी तक की नौबत आ गई है कई देशों में। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराने की कोशिशें हो रही हैं। माना यह जा रहा है कि समझौते के माध्यम से हॉर्मुज खुलवाने में मदद भी मिलेगी, लेकिन ये कब होगा ये कह पाना नामुमकिन है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील जल मार्ग है, जहां से होकर दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। यहां जरा सी हलचल दुनिया भर में टेंशन ला सकती है। प्रयास किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए ताकि हॉर्मुज अपनी पुरानी स्थिति में लौट सके।
अभी अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें हो ही रही थी कि मस्कट के तट पर एक धमाका हुआ और कई सवाल हवा में तैरने लगे। मस्कट तट के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हुए रहस्यमयी धमाका, इस धमाके की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक और अमेरिका की ओर से प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू किए जाने की खबर आई, तो वहीं ईरान ने होर्मुज में अपनी मिलिट्री चेक पोस्ट खड़ी करके नो परमिट नो पैसेज का नियम लागू कर दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मस्कट के तट के पास तेल टैंकर में आग किसी तकनीकी वजह से लगी, या फिर एक बार फिर से तेल टैंकरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू हो गए। फिलहाल इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन समुद्र में फैलते ईंधन की और मस्कट के तट पर छाए काले धुएं ने साफ कर दिया है कि ये जलमार्ग अब व्यापारिक जहाजों के लिए एक सुलगता हुआ डेथ ट्रैप बन चुका है। आशंका जताई जा रही है कि ये हमला हॉर्मुज में अमेरिकी दखल के बाद ईरान की एक सोची समझी और बेहद आक्रामक जवाबी कार्रवाई का हिस्सा रहा। ईरान और अमेरिका दोनों ने इस घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए, यानी हॉर्मुज में तनाव फिर बढ़ गया है और ये तनाव बहुत खतरनाक है। मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए वार्ता जारी है। इस बीच ईरान ने ऐसे ही सनसनीखेज दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के साथ उसकी एक सीक्रेट डील होने वाली है, जिसके तहत दुनिया के लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को महज 1 महीने के भीतर दोबारा व्यापारिक जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। खबर सामने आते ही वॉशिंगटन के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया और व्हाइट हाउस को अपनी साख बचाने के लिए तुरंत मैदान में उतरना पड़ा। दरअसल ईरानी मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका की ओर से शुरुआती समझौते का ड्राफ्ट मिला है। ईरान ने दावा किया कि हॉर्मुज में हालात जल्दी ही सामान्य हो जाएंगे। हालांकि शर्त यह है कि अमेरिका को ईरान के आसपास समुद्री इलाके से फौजों को पीछे हटाना होगा। इस बीच खबर है कि हॉर्मुज ईरान अपना स्मार्ट कंट्रोल चेक पोस्ट बना रखा है। माना जा रहा है कि ईरान ये संदेश देना चाह रहा है कि समुद्री रास्ता खुला रह सकता है, लेकिन ईरान की निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था मौजूद रहेगी। ईरान ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 25 जहाज उसके स्मार्ट कंट्रोल से होकर हॉर्मुज से गुजरे। फिलहाल ईरान के जवाब और अमेरिका में मची हड़कंप से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हॉर्मुज में हालात सामान्य नहीं होंगे, या अभी दुनिया भर की तेल और गैस सप्लाई को सामान्य होने में लंबा वक्त लगने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले, बल्कि जहाजों से टोल वसूली के लिए नई अथॉरिटी तक बना डाली है। दावा यह है कि ईरान अब ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज में जहाजों के परमिट सिस्टम लाने की कोशिशों में है। अब आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के द्वारा देखते हैं। हॉर्मुज में टैक्स वसूलने की तैयारी में है ईरान, ये पहले ही बता दिया गया था। उन्होंने संसद में इसे लेकर के एक प्रस्ताव तक पेश कर दिया है। आवाजाही के लिए जहाजों से टैक्स वसूली की जाएगी, ये बताया गया था। टैक्स को लेकर के ओमान के साथ बातचीत भी जारी थी। हालांकि ओमान ने इस बात से इनकार कर दिया था शुरुआती तौर पर जो खबरें आई थी। गुजरने वाले जहाजों को परमिट लेना होगा, ये भी ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया था। हालांकि ये सोच पश्चिमी मीडिया का है। टैक्स देने वाले जहाजों को विशेष सुविधाएं दी जाएगी। अब कौन सी सुविधा दी जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, यही तो सबसे बड़ी सुविधा है इस वक्त वहां पर, कि सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए वहां से गुजरने वाले जहाजों की। ईरान के जो भी मित्र देश हैं उन्हें आने जाने की अनुमति दे दी जाएगी। यूएस इजराइल के जहाजों को अनुमति नहीं मिलेगी, ये उसने बहुत पहले जब हॉर्मुज में नाकेबंदी नहीं की थी तभी ये स्पष्ट कर दिया था, और वहां से जहाजों को गुजरने भी नहीं दिया गया था अमेरिका और इजराइल के लिए। इसीलिए अमेरिका वहां पर आकर के सीधे तौर पर अपना अधिकार जता करके बैठ गया है। हालांकि इन सब के बीच में जो ये टैक्स वसूली वाला प्रोग्राम चल रहा था, कहा यह गया कि हम पीजीएस संस्था बना करके यहाँ से पर्यावरण के नाम पर टैक्स ले रहे हैं, हम यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स नहीं ले रहे हैं।
माना यह गया कि जंग के दौरान ईरान को हॉर्मुज की ताकत का एहसास भी हुआ और अब वो इस कमाई वाली जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। उसने टोल टैक्स की जगह पर्यावरण टैक्स के नाम पर वसूली का प्लान बना लिया है और इसके अलावा ईरान ने बाकायदा एक संस्था बना दी है जिस पर अमेरिका ने अब शिकंजा कस दिया है। लेकिन जो हॉर्मुज का मैनेजमेंट देखेगी वो संस्था आखिरकार है कौन सी, उसके बारे में आपको बताती हूँ। हॉर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने नई संस्था बनाई और इसे नाम दिया पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA). IRGC नेवी के साथ मिलकर के ये काम करेगी और PGSA संस्था हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को इजाजत भी देगी। PGSA से इजाजत लेनी होगी और फीस भी देनी होगी। जहाज और क्रू सदस्यों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इन्हें मुहैया करवानी होगी। जहाज पर जो भी सामान लेकर के जा रहे हैं, जो भी रूट मैप है उसके बारे में भी जहाज को जानकारी देनी होगी। अब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा किया कि वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का दावा है, लेकिन ये दावा आखिरकार उसकी तरफ से क्यों किया जा रहा है, जरा वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि हॉर्मुज के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में है ओमान और इसके साथ ही यूएई। हॉर्मुज की जो सामान्य तौर पर चौड़ाई है वो करीब 50 किलोमीटर है। सक्रिय जगह पर हॉर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर रह जाती है। हॉर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगह समुद्री दूरी है। 24 समुद्री माइल से भी कम है जो दूरी है और 24 समुद्री माइल से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू हो जाता है। अब मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान का बंटवारा कर देती है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का पूरा हक इसकी वजह से मीडियन लाइन की वजह से मिल जाता है और समूचे हॉर्मुज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन, ओमान का भी हक है। लेकिन ईरान सिर्फ ओमान को हकदार मानता है, बाकी दो देशों को नहीं। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल ईरान के पास रहा। ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा जताना शुरू कर चुका है। एक खबर आपको बताती हूँ, अमेरिकी सांसद बर्नी सैंडर्स का ट्रंप पर बड़ा हमला, सैन्य खर्च और युद्ध को प्राथमिकता देने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य खर्च और युद्ध को प्राथमिकता देने पर है, लेकिन अमेरिकियों की भलाई के लिए उनका ध्यान बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। उन्होंने अमेरिकियों की अनदेखी का आरोप लगा दिया गया है। ये है बर्नी सैंडर्स, जिनकी तरफ से कहा गया है देयर प्रायोरिटीज एंड आवर्स। उनकी प्रायोरिटी और हमारी प्रायोरिटी अलग है। ट्रंप 500 मिलियन मिलिट्री, न्यू वेपन्स और डिस्ट्रैक्शन पर खर्च कर रहे हैं, ये ट्रंप की प्रायोरिटी है। लेकिन उन्होंने मेयर ममदानी के बारे में कहा है कि वो 22 बिलियन चाहते हैं हाउसिंग क्राइसिस के लिए न्यूयॉर्क में और 4 लाख यूनिट लो इनकम की अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी के तौर पर वो डेवलप करना चाहते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी बहुत अलग है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को सीधे सीधे नजरअंदाज करके पूरा का पूरा पैसा झोंक रहे हैं। कहां पर? युद्ध में। 500 बिलियन डॉलर युद्ध में झोंक दिए और हमसे 22 की बात कर रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क में अफोर्डेबल लिविंग लोगों को दे सके, जो कि सबसे ज्यादा महंगी है। ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। सैन्य बेस से लेकर के सैन्य साजो सामान तक, ड्रोन से लेकर के एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स तक, ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन के प्रहार से कोई भी बच नहीं पाया। ईरान के हमलों की मार एक तरफ अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप के सहयोगी और वहां तक की अमेरिकी जनता भी उनके खिलाफ है। अट्ठाईस फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलसने लगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया। पहले ही वार में अयातुल्ला अली खामनेई समेत ईरान के टॉप लीडर्स और कमांडर्स को ढेर कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अब ईरान टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने न केवल नया सुप्रीम लीडर चुना बल्कि IRGC और ईरानी सेना ने जबरदस्त वार भी किया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका और इजराइल को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। जंग में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। ट्रंप की छवि खराब हुई। हर गुजरता दिन उनके लिए भारी पड़ता नजर आया। वो ना तो जंग में आगे बढ़ पा रहे और ना ही जंग खत्म करने का ऐलान कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि अमेरिका के सहयोगी मुल्क उससे दूर हो गए और ट्रंप का साथ अमेरिकी जनता ही छोड़ती दिख रही है।
अमेरिका में हाल के दिनों में सर्वे किए गए, इनमें शामिल अमेरिकियों ने खुद ऐसी सच्चाई बताई जिसे ट्रंप प्रशासन छिपाने में लगा है। ज्यादातर अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान जंग में बुरी तरह फेल रहा, उसे समझौते में भी कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। अमेरिकी जनता मानती है कि ईरान युद्ध में अमेरिका बुरी तरह फेल साबित हुआ। हाल के दिनों में अमेरिकी मीडिया की तरफ से सर्वे किए गए और सभी सर्वे में ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति की नीति और नियत पर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, एक सर्वे में यह भी कहा गया कि ईरान जंग के कारण आने वाले दिनों में अमेरिका में आतंकी हमले हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन के सर्वे में शामिल 50% लोगों ने कहा कि ट्रंप सैन्य शक्ति या दबाव बनाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं करवा पाएंगे। वहीं सर्वे में शामिल 22% लोगों का कहना था कि सैन्य शक्ति के इस्तेमाल से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी के सर्वे में शामिल 69% लोगों का मानना था कि समझौते से भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। लोगों ने माना कि ईरान को ट्रंप दबा नहीं पाएंगे, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर्दे के पीछे से चलता रहेगा। एबीसी के सर्वे के अनुसार 61% लोगों ने माना कि जंग ने अमेरिकियों के खिलाफ आतंकवाद के खतरे को बढ़ा दिया। 49% लोगों ने कहा कि इससे मध्य पूर्व की स्थिति आने वाले वक्त में और ज्यादा बिगड़ सकती है। सीएनएन के सर्वेक्षण में शामिल 59% लोगों ने माना कि ट्रंप ईरान पर ठीक फैसला नहीं ले पाएंगे। ईरान को लेकर इन लोगों ने ट्रंप की नीति पर सवाल उठाए। अमेरिकी मीडिया के सर्वे के सामने आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान सरेंडर कर देता है और यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी नौसेना नष्ट हो चुकी है, तेहरान में उसकी सेना के लोग हाथ खड़े कर सरेंडर सरेंडर चिल्लाएंगे। इसके बावजूद अमेरिकी मीडिया इसे अमेरिका की जीत नहीं बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिकी जनता की राय मीडिया के सर्वे के माध्यम से सामने आ गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्से में आ गए क्योंकि ज्यादातर लोगों ने माना है कि ट्रंप की ईरान के प्रति नीतियां उतनी कामयाब नहीं रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब आपको इस सर्वे के बारे में और विस्तार से जानकारी देती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन का जो सर्वे है उसके अनुसार 50% लोगों ने कहा कि ट्रंप का ईरान पर दबाव बनाना बेकार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करवा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। 22% लोगों ने माना कि यूएस आर्मी खत्म करेगी ईरान का परमाणु प्रोग्राम, लेकिन 52% लोगों ने कहा कि जंग का हर हाल में खत्म हो जाना ही ठीक है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट और एबीसी का जो सर्वे है उसके अनुसार 69% लोगों ने माना कि समझौते से भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम रुकने नहीं वाला है। लोगों ने यहां तक मान लिया कि ईरान नहीं झुकेगा और परमाणु प्रोग्राम चलता रहेगा। 2/3 लोगों ने सर्वे में माना है कि ईरान में कामयाब अमेरिका नहीं होने वाला है। वहीं एबीसी का सर्वे क्या कहता है? 61% लोगों ने माना है कि जंग में अमेरिकियों के खिलाफ आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। 49% लोगों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में स्थिति और बिगड़ सकती है। और सीएनएन का सर्वे इससे इतर है, जिसमें 59% लोगों ने ईरान को लेकर के ट्रंप की नीतियों पर ही सवाल उठा दिए। लोगों ने कहा कि ईरान पर सही फैसला नहीं ले पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। 22% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को सही करार हालांकि दिया है। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज किया, जो फिलहाल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को सिर्फ नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन तबाह हो गए। उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया। ट्रंप की साख कमजोर हुई और इन सब के बावजूद अमेरिका के टारगेट अधूरे रह गए। आप यूं भी कह सकते हैं कि अमेरिका का यह प्रयास पूरी तरीके से फेल साबित हो गया है। अब आपको इसकी मुख्य वजहों की जानकारी देती हूँ। इसके फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह, नेतृत्व का पतन। ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला अली खामनेई, दरअसल उनकी मौत हो गई और खामनेई की मौत के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, जिसके बारे में अमेरिकी जनता ने सोचा भी नहीं था और न ही अमेरिका के ये पॉलिटिशियंस ने सोचा था। अमेरिकी हमले के बाद ईरान और भी ज्यादा मजबूत हो गया और ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए और युद्ध में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। अब बात करती हूँ दूसरी वजह की। दूसरी वजह ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो बंद किया गया, उसकी वजह से अभी आप जो देख रहे हैं वो नेतृत्व का पतन, उसकी वजह से अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ा। अब बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया और हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई। अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी शुरू कर दी, ईरान से आने और जाने वाले जहाजों को रोक दिया, ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा कर दिया और ईरान को कमजोर आंकना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ है।
ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझ करके गलती की, ईरान की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए और ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन ट्रंप के लिए चुनौती बन गए। ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका की महंगी मिसाइलें बर्बाद हो गई। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर घातक हमले कर दिए। सस्ते ड्रोन से अमेरिकी सुरक्षा घेरा ईरानी ड्रोन रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। उनकी महंगी मिसाइलें ईरान के सस्ते ड्रोन को नहीं रोक पाई। वही ट्रंप की प्लानिंग में कमी भी एक बड़ा फेलियर साबित हुआ, क्योंकि अपने मकसद को हासिल करने में एपिक फ्यूरी नाकाम रहा। अमेरिकी प्रशासन के अंदर विरोधाभास की स्थिति है। सही स्ट्रेटजी न होने से ऑपरेशन मकसद से भटक गया है। अमेरिका को नुकसान हुआ सो अलग, ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ। अमेरिका के मिसाइल भंडार पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। अब ईरान से जंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप बेहद परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, और शायद यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारियों पर ही गाज गिराते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अधिकारियों को निकालते जा रहे हैं। सबसे पहला नाम तुलसी गबार्ड का है। 18 प्रमुख खुफिया एजेंसियों की प्रमुख रही। कामकाज की निगरानी और समन्वय करना इनका काम रहा। तुलसी गबार्ड ने मई 2026 में इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2026 को आधिकारिक रूप से वो पद छोड़ देंगी। हालांकि तुलसी गबार्ड ने कहा कि उन्हें फैमिली रीजन की वजह से इस्तीफा देना पड़ रहा है, लेकिन दुनिया इस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात करती हूँ दूसरी तरफ जॉन फेलन की। ये नौसेना सचिव हैं। ये उनकी तस्वीर है, जंग में हार और उसके बाद अपनों पर ये गाज। ये एक सिविलियन पद होता है, सैन्य नहीं। यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स की नीति पर ये काम कर रहे थे। नेवी बजट और प्रशासन की जिम्मेदारी इनके पास थी। जहाजों की खरीद से लेकर टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तय करना इनका काम था, लेकिन इन्हें भी चलता बंद कर दिया गया। रेनी जॉर्ज आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, 1 साल बचा हुआ था कामकाज में, 1 साल बचा हुआ था रिटायरमेंट में, लेकिन उसके पहले उन्हें जाना पड़ गया। यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, सैनिकों की ट्रेनिंग, युद्ध की तैयारी के बीच में जाना पड़ा। ऑपरेशन की रणनीति बनाने पर काम करते थे और सरकार को सैन्य सलाह देना इनका काम था। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आए इनकी सैन्य सलाह, तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बात करती हूँ सीक्यू ब्राउन की, जो कि एयरफोर्स के चीफ थे। यूएस एयरफोर्स के प्रमुख रहे। हवाई हमले, एयर डिफेंस की जिम्मेदारी इनके पास थी। ड्रोन ऑपरेशन, स्पेस आधारित सिस्टम की जिम्मेदारी इनके पास थी। आधुनिक युद्ध में इनका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन युद्ध के बीच में इन्हें भी जाने के लिए कह दिया गया। इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। इसके बाद एक नाम और है, लिंसा फ्रांचिटी, नेवी की टॉप एडमिरल। सेना, एयरफोर्स, नेवी, हर जगह ये गाजगिरी है। नौसेना की ऑपरेशनल हेड हुआ करती थी। समुद्री युद्ध जहाजों की तैनाती इनका काम था। ग्लोबल नेवल ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, लेकिन अब ये भी जा चुकी हैं। लिंडा फेगन कोस्ट गार्ड प्रमुख है। सेना का कोई सा भी ऐसा छोर नहीं बचा है जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों का इस्तीफा न लिया हो। सेना, उसके बाद एयरफोर्स, उसके बाद नेवी, कोस्ट गार्ड, चीफ स्टाफ, सबके इस्तीफे हो चुके। तुलसी गबार्ड खुद चली गई है। अब इनका काम क्या था? समुद्री सुरक्षा, बॉर्डर प्रोटेक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी निभाना, और युद्ध के समय यह भी रक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है। अहम हिस्सा है कोस्ट गार्ड का। फिर जेफरी क्रूज, इंटेलिजेंस प्रमुख, दुश्मन की जानकारी जुटाना, सैटेलाइट, साइबर और जासूसी से जानकारी इकट्ठा करना, जासूसों से युद्ध में सही फैसले लेने के लिए ये बेहद जरूरी व्यक्ति है। सैन्य के टॉप वकील, कानूनी सलाहकार, युद्ध के लिए नियम, सैनिकों के अधिकार ये तय करते थे कैसे होगा। कोर्ट मार्शल मामलों को संभालते थे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो इस बात पर वो खास नजर रखते थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के अब साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। अरब जगत में अब एक नया संकट दिखने लगा है। अब तक ये यहूदी बनाम मुसलमान का था, लेकिन अब ये शिया बनाम सुन्नी का हो गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने अमेरिकी सैन्य बेस के साथ अरब देशों के अहम ठिकानों को भी दहलाया। अरब देशों ने भी सीमित तौर पर पलटवार किया और ईरान के हमलों को काउंटर करने का प्रयास किया।
अब इस जंग का अलग ही रूप दिख रहा है। ईरान जंग के बाद अब खाड़ी देशों में शिया मुसलमानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यूएई और बहरीन में शिया मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ईरान और यूएई की दुश्मनी ने खाड़ी में रहने वाले शिया मुसलमानों की टेंशन बढ़ा दी। यूएई और बहरीन की तरफ से शियाओं के खिलाफ लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ताजा मामला शिया समुदाय के फंड को कंट्रोल में लेने का है। बहरीन ने दान में मिलने वाले शिया समुदाय के फंड को लेकर नया नियम बनाने का फैसला किया। इस फैसले से बहरीन में रहने वाले शिया समुदाय काफी गुस्से में है। यूएई ने भी शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले करीब 15,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया। पाकिस्तानी संसद में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार यूएई के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों के पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। इन पाकिस्तानियों पर ईरान के पक्ष लेने और उन्हें फंड देने का आरोप था। यूएई और बहरीन दोनों जगहों की सत्ता पर सुन्नी मुसलमान काबिज है। हाल ही में ईरान युद्ध के दौरान बहरीन और यूएई पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान युद्ध के दौरान बहरीन से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें स्थानीय शिया समुदाय के लोगों को जश्न मनाते हुए देखा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूएई के अधिकारियों का मानना था कि शिया समुदाय से जुड़े कुछ लोग जासूसी कर रहे थे। जंग में सीज फायर के बाद दोनों देशों ने शिया समुदाय के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि जंग अब एक अलग ही स्तर पर जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।